Hello, bachcho. Let's read the question. The question says a satellite can be in a geostationary orbit around a planet at a distance r from the center of the planet. If the angular velocity of the planet about the axis doubles, a satellite can now be in geostationary orbit around the planet if its distance from the center of the planet is how much? ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सैटेलाइट जो है वो जियोस्टेशनरी ऑर्बिट और अराउंड द प्लैनेट डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर पर है। अगर हम उसके एंगुलर वेलोसिटी को डबल कर रहे हैं तो उसका जो नेक्स्ट जो फाइनल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। इसको जब हम करेंगे हम लोग एक की कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। की कॉन्सेप्ट पे हम लोग यूज करेंगे एक जो पहला जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो क्या होगा कि जो एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा ये प्रोपोर्शनल होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। ओमेगा क्या है? ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी और टी क्या है? टी इज द टाइम पीरियड। ओके, दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो यूज करेंगे कि केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ जो ये कहता है कि जो टाइम पीरियड होगा वो प्रोपोर्शनल टू होगा आर पावर 3/2। आर क्या है? रेडियस। हम लोग यहाँ पर दो कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, एक होगा ओमेगा इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड, दूसरा जो लॉ होगा केपलर्स थर्ड लॉ होगा जो ये कहता है कि जो टाइम पीरियड होगा वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा आर पावर 3/2। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि हम लोग ओमेगा को डबल कर रहे हैं। जैसे हमें हमें पता है कि जो ओमेगा होता है ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड होता है। ठीक है, इसमें से हम ऐसा कर सकते हैं कि टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज T1 T1/T2 और T2/T1 करते हैं हम लोग यहाँ पर। इसको हम ऐसे लिखेंगे T1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा 1 और नहीं एंड T2 inversely proportional to omega 2। तो that implies T2/T1 को हम लोग कैसे लिखेंगे? ओमेगा 1/ओमेगा 2। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है क्या है? ओमेगा को ओमेगा जो 2 होगा वो डबल कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ओमेगा 2 जो होगा वो होगा 2 टाइम्स ओमेगा 1। ठीक है, तो ओमेगा 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? ओमेगा 2/2। तो इसको ओमेगा 1 का लिखेंगे ओमेगा 2/2 तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/। तो T1/T2 हमारे पास कितना आया? सॉरी, T2/T1 का वैल्यू कितना है? 1/। इसको हम आगे यूज करेंगे और हम ऐसा उसको कह सकते हैं कि दैट इम्प्लाइज T2 जो होगा T1/2। इसको भी हम लोग आगे यूज करेंगे। ठीक है, फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ हमें ये पता है, फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ, फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ में क्या पता है? हमें पता है कि जो T होगा टाइम पीरियड होगा प्रोपोर्शनल होगा आर पावर 3/2 पे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम T2/T1 करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पर? यहाँ पर होगा आर पावर R2/R1। R2/R1 का पावर हो जाएगा 3/2। ठीक है, और यहाँ से हम R2/R1 निकालेंगे तो कितना निकालेंगे यहाँ पर? 1/2 के पावर, क्योंकि हमें क्वेश्चन में हमें यहाँ से पता चला कि T2/T1 का वैल्यू है 1/2 और यहाँ से T2/T1 1/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 का पावर 2/3। ठीक है, और क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जो ये स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर डिस्टेंस पे स्मॉल आर दिया है। तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज, इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे दैट इम्प्लाइज R2/R1 इज इक्वल टू 1/2 पावर 2/3। ठीक है, हमें R2 फाइंड करना है। ठीक है, हमें R2 फाइंड करना है तो क्या लिखना है हमें? R2/R1 इज इक्वल टू 1/2 पावर 2/3। इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 2 पावर 2/3।
तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/2/3, तो 1 होता है 1/2 पावर 2/3। इसको ऐसे लिखेंगे हम 1/2 पावर 2 इंटू 1/3। तो ये हो जाएगा 1/4 पावर 1/3। तो ये हो जाएगा R2/R1 का वैल्यू 1/4 पावर 1/3। तो यहाँ से अगर हम R2 फाइंड करते हैं, R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, R1/4 पावर 1/3। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। R2 इज इक्वल टू R1/4 पावर 1/3। अगर यहाँ से हम ऑप्शन चेक करते हैं, R2 इज इक्वल टू R1/4 पावर 1/3। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। जो फाइनल डिस्टेंस होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है फाइनल आंसर हमारा है R/4 पावर 1/3। ऑप्शन नंबर सी इज द फाइनल आंसर। So I hope you understood it well. All the best for your exam.